नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी और हम यहाँ मुंबई में बैठ के ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भाऊ का जयपुर डायलॉग्स के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले पूछूंगा भाऊ, अब बंगाल का SIR कुछ तो हो गया और कुछ जुडिशरी के हाथ में चला गया, तो अब ममता दीदी कैसा फील कर रही है? अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गए और इलेक्शन भी पहले 8 भागों में होने थे, इस बार 2 ही भाग में हो रहे हैं। तो ममता दीदी का अब क्या हालचाल है? मुझे लगता था कि ये समय पर नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में वो बात फिट थी कि 8 दौर का, 7 दौर का, 6 दौर का होगा। लेकिन इन्होंने एकदम 2 लेवल पर ला दे, 2 दौर का बना दिया, 2 चरण का। उसका मतलब इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई चुनाव आयोग ने पहले से इतनी तैयारी कर रखे, उतना वायलेंस तो नहीं होने देंगे, और इसलिए वो 2 राउंड में कर रहे हैं। और लेट ममता की दिमाग में आ गया कि गलती कहाँ हो गई। अगर आप एक सोच लो कि अगर SIR समय पर हो जाता तो आज जो उसकी छटपटाहट चल रही उसकी जरूरत नहीं थी। तो जाल ये था कि SIR में आपको सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग में आपको उलझा के रखो, यही तो जाल था। आप तैयारी नहीं कर पाए, और आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया तो 144 उम्मीदवार तो उन्होंने फटाक से बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए। इसका कारण ये था, स्ट्रैटेजी में आपको बोल रहा हूँ, कि पिछले कुछ 2-3 साल से उसका एक एक बूथ का स्टडी किया है। बीजेपी को जो टीम है उन्होंने एक एक बूथ का स्टडी किया, इसमें किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, कौन मजदूरी पर जी रहा है, किसकी जात क्या है, किसकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, इतना बारीकी से स्टडी किया है एक एक बूथ का। दूसरी बात उसमें यह है कि 144 सीटें जो डिक्लेयर की है उन्होंने, उसमें से हाँ, ये 144 सीटें ऐसी है कि जहां पिछले 5 चुनाव में, आज और डिक्लेयर कर दी ना 111। नहीं, लेकिन पहले जो 144 सीट डिक्लेयर की, तो वहां 5 चुनाव यानी 3 लोकसभा, 2 विधानसभा, इसमें ये सीटें ऐसी कि कभी ना कभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार 1 नंबर पर बीजेपी आई है। तो ये सीटें हमारा बेस है, तो ये हम मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे तो 144 जीत सकते हैं, इसकी गारंटी है उनको। तो इस टाइम जो चुनाव लड़ेंगे उसमें ताकत कहाँ लगानी है? इस 144 सीटों पर लगानी है। उसके बाद कुछ 55-60 सीटें ऐसे कि जहाँ 10 से कम, यानी 2000, 3000, 5000 इस फर्क से हारे हैं। तो ये जो 210 सीटें हैं, 230 सीटें हैं, इन पर पूरी ताकत लगाने वाले 210 और प्लस 30 3 नंबर की सीटें हैं। बस बाकी 60-65 सीटें ऐसे कि वहाँ हारने के लिए लड़ना है, यानी अपना बीज बोना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी मेहनत नहीं करनी है, रिसोर्सेज खराब नहीं करने। तो पूरा 230 सीटों में 160 सीटें जीत कर लाना, ये टारगेट है। और उसमें सबसे ज़्यादा ताकत 144 की है। ये पूरा प्लानिंग 2-3 साल से चल रहा था, और पिछले 10 महीने में, 8 महीने में उस पर बड़ी मेहनत की गई है। और उस मेहनत पर किसी की नज़र न जाए, इसलिए ममता को डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में उलझा के रखा। ममता तो खुद उलझी है जाके उसमें। नहीं, उलझी का मतलब क्या है? स्टालिन क्यों नहीं उलझा? SIR तो स्टालिन के पास भी हुआ है, केरला में हुआ है, लेकिन ममता थोड़ा छेड़ेगे तो गुस्से से आएगी, ये मालूम था। इसलिए मैंने बोला ना, उसको उलझा के रखा। इसकी क्या जरूरत थी? हो जाने दो। इसलिए मैं वैसे भी बंगाल में तो सबसे कम 8-8.5% ही गए हैं। हाँ, वो तो 12-13% तो तमिलनाडु में गए। हाँ, तो कुछ नहीं बोला। एक बात आप समझ लो कि कहीं मैंने बोला भी है कि ममता की गलती वो है कि वो केजरीवाल के लाइन पर चली गई। उसको हेमंत सोरेन के रास्ते पर जाना चाहिए था। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पकड़ा, वो आराम से निकल गया।
चचेरे भाई को चीफ मिनिस्टर बनाया, पत्नी को पार्टी सौंप दी, 3 महीने के बाद वापस आ गए, चुनाव जीत गए। वो उलझा नहीं ना, केजरीवाल उलझ गया, मैं जेल जाऊंगा, जेल से चलाऊंगा, ये उलझा के रखा था, उसको पता नहीं था क्या चल रहा है गेम। तो यहाँ गेम ये है कि ममता केजरीवाल के रास्ते पर गई, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसके बजाय वो वोटर के पास जाना चाहिए था। अब ये आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपके घर में शादी है तो आपको दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, उसके बाद पंडाल चाहिए या तो हॉल चाहिए, कैटरर की ज़रूरत है, सजावट करने वाले की ज़रूरत है। तो आप उलझे बैठे कि किसको इनविटेशन कार्ड भेजना है। आज तक चुनाव का टाइम डिक्लेयर होने तक ममता कहाँ उलझ कर रह गई कि शादी के कार्ड किसको किसको भेजने, उसकी लिस्ट पहले बनाओ, बाद में दूल्हा दुल्हन देखेंगे। समझे कहाँ फंसी SIR में। हाँ, तो अरे एक बात है ना, और एक बात बोल दो आपको कि ये जो बात है, अभी हमने वर्ल्ड कप जीता है, हाँ, तो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस होता है, वो चलाने वाला ICC का चेयरमैन कौन है? जय शाह है। उसका बाप कौन है? होम मिनिस्टर है। तो वो क्रिकेट का डकवर्थ लुईस यहाँ भी ला सकता है। फाइनल स्टेज में आपकी बैटिंग जब है, बारिश हो गई, 2 ओवर घटा दो, अब इतना रन बनाओ, अरे फिर से बारिश हो गई, 3 ओवर कम करो, इतने रन बनाओ। तो आपको रन्स बनाने होते हैं, ओवर्स कितने का मतलब नहीं, आपको रन्स बनाने हैं। ममता वो बात भूल गई कि वो जय शाह के बाप से लड़ रही है, ये बड़ी भारी गलती है। ये मैंने आसान करने के लिए बोला है। जो डकवर्थ लुईस होता है उसमें बस चर्चा नहीं है, भाई इतने ओवर है, इतने रन्स करने। अब उसके सामने वो प्रॉब्लम आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ SR तो सब जगह हो रहा है, आपको उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं थी। जो बचते हैं उसमें से कितने निकालोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आपके साथ, आप कार्ड जिसके पास पहुँचेगा वो आएगा ना आएगा, आपको उनको खिलाना है ना। जो आपके शादी में आएंगे उनको खिलाना है, तो उनको खिलाने की सुविधा की तैयारी करो। जितने कार्ड बांटे जाएंगे। हाँ, प्रायोरिटीज मिक्सअप कर गई, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर जो है वो कटा, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते रहे कि BJP के वोटर ज़्यादा कट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सब, लेकिन सब मैनेज किया। नहीं, इसी को मैं उलझाना बोलता हूँ कि इनको मालूम था संजय दीक्षित नहीं, ओमकार चौधरी नहीं, पुंडीर नहीं, वो उलझेंगे नहीं, लेकिन ये उलझेगी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करते रहे। तो उसको समझना चाहिए। तो उसने तो 2 महीने पहले बोल दिया था कि मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये खुद चलती गई। नहीं, एक बार तो बोला था ना कि मैं SIR को विरोध नहीं करूंगी, नहीं तो ये प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। उसको लग रहा था प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो वो भी दिखा रहे थे, लेकिन करने वाले नहीं थे, मुझे मालूम था नहीं करेंगे। अपने हाथों से तुम गलती कर रही हो तो आपको रोकेगा कौन? सामने वाला तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। और एक बात और है कि IPAC की सबसे बड़ी गलती उसने कर दी। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई आप IPAC के बारे में, और IPAC के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे IPAC मालूम था, 8-9 महीने से मालूम था। हाँ, उसका नाम IPAC मालूम नहीं था, लेकिन बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ना कुछ ईडी बड़ा करने वाली है, इसका अंदेशा मुझे था। क्योंकि जो इसी के लिए वहाँ गया था पिछले जुलाई में, वो इंसान मुझे मिला था। अच्छा। लेकिन वो क्या करने वाला है मुझे पता नहीं था। बोला मैं चुनाव के लिए जा रहा हूँ, हाय ईडी वाला, उसी टीम वाला है। तो उसने वो नहीं बोला, मैं विधानसभा की तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो अब मुझे पता चलता है वो IPAC का पूरा डिटेल स्टडी करने गया था कि इन्होंने कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की है, कहाँ उनको पकड़ सकते हैं। और जब समय आ गया तब वो छापा वो रोकेगी, उनको भी मालूम था। लेकिन उसकी डिटेल तो हर जगह मिलने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। वो फाइल उठा के लेके जा रही है, इसकी क्या ज़रूरत थी?
एक बात जो लोग कह रहे हैं, जो बंगाल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा था कि इनकी जो चुनाव का जो सबसे बड़ा जो सीक्रेट है जिससे ये चुनाव जीतते हैं, वो ये जो अपने जो तथाकथित कार्यकर्ता और असलियत में गुंडे, इनकी जो फौज है वो डिप्लॉय करते हैं। जैसे ये रूट चार्ट बनता है, जैसे हम लोग जब इलेक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले जो है वो मूवमेंट बनता है। किसका मूवमेंट? आपके ये पहले दौर में, तीसरे दौर में, पांचवें दौर तो में। ये फोर्स जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय होगी, फिर यहाँ से दूसरी जगह कहाँ पे मूवमेंट करेगी, फिर कहाँ पे मूवमेंट करेगी, तो ये 4 जाएगी, 6 जाएगी, उसके बाद दूसरी कंपनी आएगी, वो कहाँ जाएगी, ये सारा पूरा चार्ट बनता है। तो इसी तरह से ममता ने भी अपनी फौज का चार्ट बना रखा था और वो आईपैक के पास था। तो ये जब आईपैक पे रेड किया तो ममता को ये डर लगा कि ये मेरा सारा प्लान आउट हो जाएगा और ये जो है ये 8 राउंड में जो हमने सारा बनाया है उसका वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो उसमें ट्रैप में फंस गई और उसको लगा कि ये जो मेरा सीक्रेट है इसको आउट करना है, और वो उसी पे लगी रही और इन्होंने 8 को घटा के 2 कर दिया। अब वो पूरा प्लान चौपट हो गया। वही तो है। देखो क्या होता है कि आप अपनी बातों में उलझे रहो और सामने वाला क्या कर रहा है उसका सोचो ही नहीं। इसलिए मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। जब 98-97 कभी का वर्ल्ड कप था, मुझे याद नहीं, लंदन में था। 99, हाँ लंदन में था। तो उस वक्त हमारे यहाँ चैनल नए नए आए थे। तो स्टार न्यूज़, NDTV था। तो उसमें टर्निंग पॉइंट करके एक प्रोग्राम होता था। तो वो शाम को मैच हो गई तो उसके बारे में रात को वो उसका एनालिसिस कर देते। तो उस वक्त उनका एक्सपर्ट था बिशन सिंह बेदी, अजहरुद्दीन कैप्टन था। तो हुआ ये कि उस दिन बारिश हो गई तो मैच नहीं तो क्या करे भाई, तो कल के मैच पर बात चर्चा करते। और कल की मैच किसकी है? भारत पाकिस्तान। तो उसने एंकर ने बिशन सिंह बेदी को सवाल पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसमें अजहरुद्दीन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो भूषण सिंह बेदी, आप उसका चेहरा सामने लाओ, वो इसे सोच में पड़े। फिर बोले आई थिंक अजहरुद्दीन शुड ड्रॉप हिमसेल्फ। तो एंकर चकित हो गया, बोलो कैप्टन खुद को कैसे ड्रॉप कर सकता है? तो बोले नहीं वही तो स्ट्रैटेजी। तो बोले कैसी स्ट्रैटेजी है? बोले देखो अजहरुद्दीन जिस ढंग से मैच खेलेगा या टीम खिलाएगा वो मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, पाकिस्तान वालों की भी मालूम है। तो पाकिस्तान वालों को पता है कि अजहर की स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर आधारित उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर कल सुबह कैप्टन बदल जाता है तो सिर्फ कैप्टन नहीं बदलेगा, पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स होती है। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, समझे आप? तो ममता क्या कर सकते हैं, इसका स्टडी बीजेपी, अमित शाह वगैरह लोगों ने किया है। तो इसको कहाँ फंसा सकते हैं, ये कहाँ इरिटेट होगी, तो उस आधार पर है, उस आधार पर है। और वहाँ वो फंस गई है। और आईपैक उसका अब हो गई ना कि ये मेरा डिपार्टमेंट था, ये मेरी कंपनी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। उनको भी मालूम था उस पेपर में कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन ये गलती करेगी। अब जिन्होंने ईडी के तरीके से इसकी इंक्वायरी की है, जांच की है, उनके पास और जगह जगह फैले हुए डिटेल्स है। उस पेपर में तो ग्रीन फाइल थी ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो फंस गई, ये फंस गई ना। तो बात ये होती कि आपको जीतना है, बस उस ओवर में जीतना है। डकवर्थ में मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपको जीतना होता है। तो आप इसको धमकाते रहो, उसको धमकाते रहो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं। और अगर वोटर में इतनी घटाव आया है तो साफ है उनकी तरफ से घटाया, इसलिए तो छटपटा रही है। और जिस ढंग से प्लानिंग की है अभी, क्या है उसको, चुनाव आयोग ने कॉलोनी के अंदर भी वोट डालेंगे। हाँ। तो तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी आज तक की थी वो लोगों को भी समझते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। 1-2 बार लोग उल्लू बनते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को समझ में आता है। तो उन्होंने वो स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी खत्म कर दी है और इसलिए ममता छटपटा रहे। उसको भी ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट मिलते होंगे ना, रिपोर्ट मिलते होंगे। ये जो आपने बात बोली
कि ये जो कॉलोनी के अंदर जो हाई राइज सोसाइटीज़ के अंदर जो बनाए हैं बूथ, कलकत्ता में इसने क्या किया था उस टाइम पे जब पता चला कि इस तरह की स्ट्रेटजी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और सबसे जो है ये डिटेल मांगे गए हैं, तो RWA वाले जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले वो सब डरते हैं। तो वो जो कलकत्ता का मेयर जो बना रखा है इसने फिरहाद हकीम करके, जानबूझ के कोलकाता के बौद्ध लोग को इरिटेट करने के लिए बना रखा है वो अपने को भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वो पुरोधा मानते हैं। तो ये लो, ये तुम्हारे ऊपर ही मैंने मुसलमान बिठा रखा। तो फिरहाद हकीम ने RWA वालों को बोला कि तुम कोई कोऑपरेट नहीं करोगे। फिर वो सारे RWA वाले के उनको बुला के उनको लेके ममता के पास गया और ममता के पास उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाला कि साहब हम नहीं चाहते बनाना। तो ममता ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि भाई ये लोग नहीं चाहते बनाना और चुनाव आयोग जो है ये ज़बरदस्ती कर रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने और सख्ती कर दी और बोला सारे के जितने भी कि जो हमने तुमको क्राइटेरिया दिया है उसका सारे का बना के भेजो। अच्छा, ये और बोला RWA वालों ने उनको पिटीशन देके कि हम जगह नहीं देंगे। तो कहा कि भाई जगह देना या नहीं देना उनके अख्तियार में नहीं है, हम रिक्विजिशन कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, तुम तो जगह देखो कहाँ कराना है बस। नहीं, एक बात सारे के सारे हो गए और ये जो बैठे वो कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर पाए। हम फिल्में देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि उसके हाथ में पिस्तौल है, वो बोलता है तेरा भेजा उड़ा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देखते हैं ना। लेकिन गलती से झटापट में अगर वो पिस्तौल सामने वाले के हाथ में आ जाए तो क्या होता है, वो बोलता है यार तू पिस्तौल चलाएगा, तू तो कल्चर्ड है, तू तो सभ्य है, तू गोली चलाएगा, खून करेगा, मर्डर करेगा। यानी तब वो उसके गुडनेस को आवाहन करने को, समझे आप। तो ये मामला होता है। वो एक बात ये भूलते हैं कि मोदी और शाह जो है ना, वो हमारे मराठी में एक कहावत है, मेलेलो कोंबड़ा आगीला भीत नहीं। यानी मरा हुआ मुर्गा जो है वो तंदूर की आग से डरता नहीं है। तो ये दोनों जो है वो गुजरात में 10 साल आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको प्रेशराइज किया, मानो तंदूर में डाला है। वो तंदूर से जले हुए और क्या डरेंगे आज। अब आज तंदूर उनका है और आपको मालूम नहीं तंदूर की आग क्या होती है। तो गलत बिल में हाथ डालना ये ममता की बड़ी गलती थी, उसको ज़रूरत नहीं थी। इनके साथ पंगा लेने की उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने पंगा लिया है, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ना वो और भी था ना, इसने तो बिल्कुल वहाँ पे तो आतंक का माहौल बनाने का प्रयास किया 2021 के बाद और 2024 के बाद, ख़ासतौर से 2021 के बाद जिस तरह की हिंसा की, तो उसमें हमारा आपका भी इसके बारे में कई बार चर्चा हुई और यही था कि भाई वो जो 2021 का जो घाव है वो लोगों के मन में है कि भाई ये इन्होंने हमको बचा नहीं पाए, ममता ने जैसा चाहा वैसा किया। और 2024 में भी हिंसा हुई, उस लेवल की नहीं हुई लेकिन हुई। वही बनाने का कि साहब कि किसी भी तरह से लोगों को डरा के रखो, लोग वोट डालने नहीं जाए अपने आप डर के मारे। तो उस डर का अब क्या है? हाँ, वो जो डर है ना उसकी कमान निकाल ली है। तो कमान निकल गई, डर बचा है, वो ममता के पास बचा है। कमान तो उसके हाथ से निकल गई है ना, अब वो कमांडर नहीं है। जो लोग 2021 और 24 के बाद भाग गए थे हिंसा के कारण, अब उनके मन में वो डर कम हो जाता है। जब आप एक सिचुएशन से निकलते हो तो वो डर पहले जैसा नहीं होता। डर का मतलब ये होता है कि आप कल्पना से ज़्यादा डरते हो। बच्चे, घर में आपके बच्चे हैं तो उसको एक थप्पड़ मारो, जब तक उसको थप्पड़ नहीं लगती ना तब तक वो थप्पड़ से डरता है। एक थप्पड़ मारो तो वो सोचने लगता है इतना तो दुखता नहीं है साला, नेक्स्ट टाइम 2 मारेंगे 4 मारेंगे, उसके आगे क्या है। मैं एक्सपीरियंस हूँ। मैं जब स्कूल में था, हमारे पानसरे करके सर थे, इनको मैंने इतना इरिटेट किया है कि क्लास में आते हुए मुझे 2 पट्टी लगा देते थे। कुछ पूछने की वगैरह करने की जरूरत ही नहीं थी।
ये मेरी पहचान थी। अभी 57 साल बाद अब मैं हमारे स्कूल के उस समय के लोगों का एक मीटिंग तक गया था, तो एक लड़की ने हमारे दोस्त को पूछा, ये कौन तोरसेकर है? मैं तो याद नहीं आ रहा है। तो बोला, मैंने तेरी पहचान कैसे दिखाई? पानसरे सर क्लास में आते हुए पहले 2 पट्टी जिसको मारते था ना, वो तोरसेकर। तो मैं उनको कभी डरा नहीं, मैं कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि 2 साल के बाद मैं उनको कितना भी इरिटेट करूँ वो मुझे मार नहीं पाते थे, क्योंकि वो थक गए थे मार। तो डर का मतलब समझो, डराना होता है, हाथ लगाना नहीं। जो पिछले चुनाव के बाद हिंसा हो गई, असम भाग गए लोग, वो वापस आ गए, उनके मन में आज वो डर नहीं है। और जिस ढंग से ज्ञानेश कुमार डिक्टेट कर रहे हैं, उसके बाद तो वो डर खत्म हो गया। ममता डर रही है, ये बात समझ लो। सबसे बड़ी बात, ममता जिस तरीके से बोल, अरे दो चरण का चुनाव तो हमारे लिए फायदेमंद है, उल्टी बोलने लगी है। तो ममता डरी है, ये सोच लो, ममता डरी है। ममता अपने चुनाव क्षेत्र में हारेगी, ये मेरा कयास है, हारेगी। ममता अपने चुनाव क्षेत्र से भवानीपुर में हारेगी। और इसका एक सबूत मैं दूंगा। वो जो माहौल क्या है करता है ना, कौन है, न्यूज़ 24 का, वो कालीघाट में गया था और उसका एक अधेड़ उम्र की औरत है, 50-60 साल की, उसको पूछा एसआर कैसे चल रहा है? 1 महीने पूरा नहीं बात है। नहीं, अच्छा चल रहा है, हमने दे दिया बुक, नहीं होना चाहिए, बढ़िया है, वगैरह वगैरह वो बोलते हैं सब। और बोलता है यहाँ क्या होगा, ममता तो आपके घर के 3 घर आगे रहती है। उसका मन आपको पता चलता है, वो ममता को देगी ऐसा नहीं बोल रही है। वो जो बोल रही है कि मैं ममता के खिलाफ देने वाली हूँ, एसआईआर अच्छा हुआ और वोट का क्या होगा, समझा? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ममता हारेगी, ममता हारेगी। और इसका इतना बारीकी से स्टडी किया है ना पिछले। बीजेपी की एक खासियत है, बीजेपी जीतेगी, अचानक बढ़िया तरीके से जीती ना तो भी स्टडी करते, इतनी लॉटरी कैसे लग गई, उसका भी स्टडी करते। कांग्रेस वाले तो हार की भी स्टडी नहीं करते या इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, लेकिन बीजेपी करती है। तो इसलिए इन्होंने इस समय ये चुनाव इतने बारीकी से किया है, अभ्यास उसका, क्यों हारने की। मैं तो कहता हूँ कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैं 150 पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 160-70 के आसपास पहुँचे। और ममता और नाटक करेगी तो बिहार रिपीट हो जाएगा, 2200 से आगे चले जाएगा, ये भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ी और बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की वही दशा हुई जो हर बार होती है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हुई। नहीं, वो सीरियस नहीं। देखो, कांग्रेस पार्टी का एक प्रॉब्लम ये है कि उनको पार्टी नहीं चलानी है। मुझे लगता है गांधी फैमिली को और ज़्यादा समय तक पार्टी नहीं चलानी है। अब बाकी के लोग अगर कांग्रेस वाले सोचे समझे तो उनको हटाकर चलाएंगे, अगर नहीं चलाना चाहते तो उन्होंने तय किया। अब वो बारडोलोई कौन था, उसका नाम मुझे पूरा, प्रफुल्ल बारडोलोई, तो वो निकल गया, एमपी चुनकर आया था, वो छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। तो उसके बारे में प्रियंका वाड्रा को पूछा गया तो बोलते जाने से पहले हमसे बात कर दे तो अच्छा होता। ये क्या बात है, एक एमपी छोड़कर गया आपको इतने देर, वो भी चुनाव के जस्ट पहले। तो इससे पता चलता है वो सीरियस नहीं है। तो जो पॉलिटिक्स के लिए सीरियस है, ऐसे लोग एक एक करके गांधी फैमिली और कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो राज्यसभा तो बिल्कुल छोटी बात है, राज्यसभा बिल्कुल छोटी बात है। उनको अपने लोग चमचे जो है उनको चुनकर लाना है और आखिरी तक वो रहे, जो आगे चलकर कांग्रेस के नाम पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां है वो कब्जा करने की कोशिश करने के फिराक में। आपने एक बार कहा था कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉपर्टीज बनी हुई है उसी में है। निकल जाए वो इसे उतना अच्छा है। वो होता है ना प्रॉपर्टी में, सौतेले भाई चचेरे भाई उनकी मर्डर किए जाते हैं या भगाए जाते हैं या गायब किए जाते हैं। तो कांग्रेस का आज का मुझे ऐसा लगता है। और राहुल गांधी की तरफ आप देखो, उन्होंने तो पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स पिकनिक स्पॉट बना दिया। वो जाके चाय पीते बैठते,
पार्लियामेंट में अंदर हाउस में खड़े होकर सभापति के सामने चाय पीते हैं, क्या मतलब है? कोई पिकनिक चल रही है। अब बाकी के अगर नहीं रोकेंगे, मुझे आपको, हाँ, आप जरा सोचो, आपने शतरंज के खिलाड़ी फिल्म देखी है? वाजिद अली शाह और राहुल गांधी में आपको फर्क कहाँ दिखाई दे रहा है? तो वाजिद अली शाह तो संगीत का ज्ञानी था। ये भी बार वगैरह का ज्ञानी है। वो नर्तकियों के साथ नाच करता था, गाना करता था। ये पिकनिक कर रहा है। ये इसी यानी ऐश करने का ज्ञानी है ना। ऐश कर। और वो मैंने जानबूझकर आपको वो फिल्म की याद दिलाई है। आपको अगर आपको याद हो तो मुझे वो फिल्म याद आती है। तो उसमें वो टॉम अल्टर था जो रेसिडेंट करके काम करता था। यानी वो इतना निष्ठावान था कि उसके आंख में आंसू आ रहे हैं। जिस कंपनी सरकार ने उसको अपॉइंट किया है वो टेक ओवर कर रही है, लेकिन उसको दुख हो रहा है, जो दुख इनको नहीं हो रहा है। और ये सब चल रहा है। तो उस वक्त के चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, पवन खेरा दूर गांव में जाकर शतरंज खेलते हैं, याद है आपको? जिनके सामने से फौज जा रही है और वो शतरंज खेल रहे हैं। संजीव कुमार और सईद जफरी जैसे उसके चेहरे दिखाई देते, लेकिन वो उस फिल्म में जो थे वो जयराम रमेश थे। वो फिल्म लाओ और कांग्रेस को कंपेयर करो। और मुझे वो सब देखने के बाद जो आपके रवीश कुमार है, आशुतोष है, वो भी उस फिल्म में है। जो उनका हुक्का पानी लेकर आने वाला बच्चा है वो तो आशुतोष है। हमारा अशोक वानखेड़े है जो हुक्का बना कर लाता है, कबाब बना कर लाता है। और जब सुबह जाता है तो निकलता है तो कंपनी की फौज आ रही है और वो पेड़ के आड़ से वो बच्चा बोलता है, कौनो नहीं लड़त। ये डायलॉग है, कौनो लड़त नहीं। तो आशुतोष का रोना उस बच्चे से कंपेयर करो तो आपको दिखाई देगा कि पूरी फिल्म आपके सामने है। कांग्रेस को समझना है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म समझो तो आज की कांग्रेस समझ में आती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में तो राज्यसभा की अपनी सीट बचा ली इन लोगों ने। कौन सी? अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? देवेंद्र ने बताया कि भाई इसका खड़ा करो, जीत जाओ। अपने टूटेगे इससे डर से उन्होंने शरद पवार को मान लिया ना। नहीं तो आदित्य ठाकरे कहाँ राजी था? आदित्य ठाकरे नहीं राजी था, ना कांग्रेस थी। लेकिन देवेंद्र ने साहब बता दिया, अगर शरद पवार सीनियर है, वो खड़े होते तो हम 7वां उम्मीदवार नहीं देंगे, वरना देंगे, उसका मतलब तोड़ेंगे। अब इसको मानना ही उनकी जीत है तो है भाई जी। इतना खौफ है, इतना डर है? खौफ नहीं, कॉन्फिडेंस है। हम हारेंगे उसका कॉन्फिडेंस है। अच्छा, हारने का कॉन्फिडेंस? फिर हारने का कॉन्फिडेंस है। यही लोग उद्धव ठाकरे के 20 है, इनके 16 है, 36 है। अरे एक कहीं से उठाकर 37 बन के आप अपना ला सकते थे ना, क्यों नहीं भाई? एक अबू आजमी को साथ लेते या ओवैसी के कोई एक है उसको साथ लेते तो 37 बन जाता। फर्स्ट प्रेफरेंस के 37 वोट से राज्यसभा जीती जा सकती थी। क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको गारंटी नहीं थी कि हमारे 20 उनके 20 16 वो नहीं टूटेंगे, इस पर भरोसा नहीं था। देवेंद्र के बारे में विश्वास था कि ये तोड़ सकता है। कई बार तोड़ के दिखा दिया। तो उम्मीदवार इनका तय किसने किया? देवेंद्र ने किया। पहली फट वो बोला 7वां तो उम्मीदवार उनका है, वो अगर सही करे तो ठीक है, अगर शरद पवार हो तो सीनियर है, हम नहीं लड़ाएंगे। तो उम्मीदवार किसने तय किया? टेक इट और लीव इट ना। तो लेकिन शरद पवार जी की तो अब स्थिति है नहीं राज्यसभा में बैठने लायक। नहीं, मुझे लगता है उनकी बेटी उनको घसीट कर घुमा रही है। बुरा लगता है, जो उनकी सेहत है, स्वास्थ्य है, वो देखकर बुरा लगता है। देखो, फॉर्म भरने के लिए चुनाव आयोग के लोग उनके घर आए, उसका मतलब क्या है? बहुत डाउन। उसका साइकोलॉजिकल विश्लेषण भी कर सकता हूँ, लेकिन ओपनली नहीं करूँगा।
मुझे लगता है कि सुप्रिया को लगता है कि ये मेरा बैंक का खाता है, अगर वही बंद हो जाए तो मेरे चेकबुक का क्या होगा। इसलिए सुप्रिया ने उनको घसीट कर राज्यसभा में लाया। अजीत दादा के जाने से काफी बहुत धक्का लगा। मुझे लगता है कि अजीत दादा के जाने का सबसे बड़ा दुख किसी को है तो शरद पवार को है। उनको, मेरा मानना है कि वो एक भरोसा था उनको कि कुछ भी हो, अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बाद ये मेरी बेटी को नियंत्रित कर सकता है। अब वही नहीं रहा है। ये शायद उनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक है। आप देखो उनके 6 महीने पहले के वीडियो निकालो और पिछले 4 महीने 3 महीने के वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा। बॉडी, चेहरा अब देखो तो आपको पता चलेगा बहुत डाउन हो गए, बहुत डाउन। आपने धुरंधर देखी? नहीं, पहली भी अभी नहीं, पूरी नहीं देखी है, पहली थोड़ी देखी है, दूसरी तो अभी देखना है। लेकिन मेरे दिमाग में धुरंधर है, बस वो अभी बनी है और मेरी नहीं है। देखो ये फिल्म मेरी दिमाग की नहीं है, आप सबके दिमाग की है। उसमें एक जो डायलॉग है ना, वो समझ लो, घायल हो इसलिए घातक हो। इस समाज को, इस देश को, इसकी मानसिकता को सालों साल से घायल किया है, अब वो घातक बन रहा है। ये बेसिक आइडिया है, ये बेसिक आइडिया। ये देखो दुनिया में इतना बड़ा जंग चल रहा है, कोई यूनो का नाम तक नहीं ले रहा। अजीब बात है ना। अरब से लेकर, ईरान से लेकर, यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोई बोल रहा है यार मोदी कुछ करे। तो मोदी के यूनो है, मोदी धुरंधर है, समझे? इसको धुरंधर बोला जाता है। तो धुरंधर हमारी दिमाग की जो कल्पना है ना, उसको आकार मिल रहा है, आकार मिल रहा है। आज तक हमारे सामने झूठे विलन पैदा किए गए, मोगैम्बो, शाकाल, ये झूठे थे। सच्चा लोगों को दिखाई दे रहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है। यूरोप में बैठे या अमेरिका में बैठे सोरोस वगैरह जो गैंग है, वो असली विलन है, उनसे टक्कर लेना जरूरी है। तो वो टक्कर अगर सचमुच होते दिखाई दे रही है तो वो लोग फिल्म में देखना चाहते हैं, वास्तविकता कैसी होती है वो देखना चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मोगैम्बो से थके हुए लोग थे, घायल थे, इसलिए लोग घातक बने। उन्होंने ऐसा बदलाव लाया है तो ये दुनिया को धुरंधर दिखाई देने लगा। क्योंकि बॉलीवुड से अभी तक, जैसे ये धुरंधर 2 रिलीज़ हुई तो धुरंधर 2 ने पहले दिन 100 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन बॉलीवुड से अभी तक किसी के मुंह से तारीफ नहीं निकली, एक के अलावा। वो एक कौन है, शायद मेरे ख्याल से प्रीति जिंटा के अलावा अभी तक किसी ने तारीफ नहीं की। राम गोपाल वर्मा ने तो खूब की, लेकिन ये जितने भी जो बड़े बड़े हैं आपके, खान ब्रदर्स, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, सैफ अली खान, जिन्होंने अपना पूरा डंका बजा रखा था, साहब बॉलीवुड वही चलाते थे। और वो जो YRF यशराज फिल्म्स की वो स्पाई यूनिवर्स थी, जिसमें रॉ और ISI मिल के काम करते थे और भारत के दुश्मनों को तोड़ते थे, वो तो पूरी तरह से उड़ गया कहीं हवा में। नहीं, मोदी, राहुल ने भी मोदी का अभिनंदन कब किया है? देखा है, सुना है कहीं आपने? सोनिया गांधी ने किया है? किसी वामपंथी संपादक ने मोदी का अभिनंदन किया है, आपने देखा है कहीं? वही वहां था। ये पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे रोके। ये आ रहा था, ये समझ नहीं पाए। और एक बात हमेशा होती है, हम दुनिया का इतिहास हम देखें तो एक बात आप देखो कि जब आपको लगता है नहीं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आप आपको हराने वाला पैदा करते हो। तो इन्होंने ये पैदा किया क्योंकि आप और जो छटपट जो पीड़ित है उसको इतना कॉर्नर करते हो कि हमारे मराठी में एक शब्दावली है, डुक्कर मुसंडी, यानी सुअर जब उसको पता चलता है कि मरने ही वाला हो
तो जाकर सुअर से टकरा जाता है, शेर से टकरा जाता है, उसको डुक्कर मुसंडी बोलते हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है, फिल्मों से लेकर, मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, हर एरिया में वो डुक्कर मुसंडी है। घायल हो इसलिए घातक हो, ये ओरिजिनल लाइन है, ओरिजिनल लाइन है। घायल, आपने इसको इतना घायल किया, अब वो डरता नहीं है। मैंने जो बोला ना, मरा हुआ मुर्गा तंदूर से डरता नहीं। तो हम राष्ट्रवादी जो है ना, वह वैसे बन गए, हम तंदूर से नहीं डरते। तंदूर से क्या, ज्वालामुखी में डालो, हम नहीं डरेंगे। तो ये मानसिकता बदलती है, और वो जब मानसिकता बदलती है तो अपने आप बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसको, उन आम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो आम आदमी को कॉन्फिडेंस, यानी भारतीय आम आदमी को इतना कॉन्फिडेंस हो गया तो किसी से डरता नहीं है। कल परसों की बात है, मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले की बात है, वो जो राजीव रंजन है आपका, न्यूज़ 24 माहौल क्या है, वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया कि दुबई कतर से जो आने वाले लोग थे उनका इंटरव्यू लेने, कह रहे क्या हम भाग के आए, रोते रोते बोलेंगे। बोले कौन सा वॉर है, इंडियन मीडिया में वॉर चल रहा है, वहाँ तो वॉर वगैरह कुछ नहीं है। तो बोला क्या बात कर रहे हो, हाँ बोलो, 5-6 मिनट का वॉर होता है, सायरन बजता है, हम छुप जाते हैं, दूसरा सायरन बजा, बाहर निकले, काम को शुरू। हाँ, इंडियन मीडिया में है। तो एक किसी ने तो इतना बताया कि यहाँ से हमको किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, हम ही वहाँ से हमने वहाँ से किसी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन यहाँ की खबरें देखकर हमारे रिश्तेदार हमको फ़ोन कर रहे कि भाई जिंदा हो कि नहीं। और हमने बोला क्या हुआ है, तो हम यहाँ खबर देखकर डर गए। एक 60+ का एक टूरिस्ट था, वो बोला कि मैं इवेंट के लिए आया हूँ, 4 दिन के वापस टिकट बुक किया है मैंने, वापस जाऊँगा दुबई। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? माहौल जो बदला है वो बदला है। बाकी को मोदी ने क्या किया, मैं मानता हूँ मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई तुम कर सकते हो, करना है तो तुमको करना है। वहाँ से बदलाव शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम कैप्चर करते जा रहे हैं। ताशकंद फाइल से शुरू होकर हम धुरंधर 2 तक पहुँचे। पूरी की पूरी बॉलीवुड ख़त्म हो गई, इनकी हिम्मत तक नहीं है। वो पहला धुरंधर ख़त्म नहीं हुआ है उसका ज़माना, तो दूसरा धुरंधर लेके पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? उसको कहाँ से आया उसका कॉन्फिडेंस? आम जनता से आया। ये मोदी से नहीं आया, आम जनता से आया। कि जब आम जनता तैयार हो जाती है, बदलाव शुरू हो जाते हैं, उसका कोई एक चेहरा सामने आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो धुरंधर फिल्म जो है ना, वो हमारे आम जीवन का आईना है, ऐसे मैं मानता हूँ। हम अपने आप को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं। धुरंधर, देखो एक बात आपको बोल दूँ कि माफिया का मैंने बहुत पढ़ा है। जो सिसिली में माफिया खड़ा हो गया, वो इसी ढंग से खड़ा हुआ। ये पैरों तले रोंदा जाता था सिसिलियंस को, तो उसके खिलाफ एक कोई खड़ा हो गया। उसने देखा कि किसी जनरल की मर्डर हो गई, तो लोगों को पता होता था संजय दीक्षित ने किया है, लेकिन लोग बताते नहीं थे। लोगों के मन में संजय दीक्षित के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ता था कि कम से कम एक है हम में जो बदला ले सकता है। तो वहाँ से वो फैलते जाता है। तो ये आज आम जनता के मन में जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसका चेहरा बन के हम मोदी को देखते हैं, लेकिन मोदी मुखौटा है, मोदी मुखौटा है। ये हमारा आत्मविश्वास है। जो ताकत देता है वो फिल्मों को देता है, जर्नलिस्ट को देता है, मीडिया को देता है, सोशल मीडिया को देता है, क्रिकेटर को देता है। लगातार जीत रहा है, ऐसे ही जीत रहे हैं नहीं, वो वहाँ से शुरू होता है कि हमको जीतना है, कुछ भी करके जीतना है। ये गावस्कर के ज़माने में सोच नहीं सकते थे, ना इंदिरा जी के ज़माने में सोच सकते थे। तो बदलाव कहाँ से कहाँ आ गया देखो। तो धुरंधर फिल्म नहीं है, धुरंधर वास्तविकता है। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है रोज़ हम देखते हैं, वो एंटरटेनमेंट है। महिलाएं सास बहू देखती है, घर के पुरुष है वो एंटरटेनमेंट देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। धुरंधर वास्तविकता है, धुरंधर खबर हो जाती है।
अब एक बस छोटा सा और सवाल बचा है, अब केजरीवाल का क्या होगा? वो तो फ्री हो गया। कहाँ फ्री हो गए? सारे चार्जेस से। उसके साथ कुछ जजेस भी जाएगी, देखो वो अकेला नहीं जाएगा, वो कुछ जजेस को लेके जाएगा। वो जज तो वैसे ही रिटायर होने वाला है जिसने वो दिया है। उसके साथ और भी फंसेंगे ना, और भी फंसेंगे। केजरीवाल नहीं छूटेगा, वो उसने अपने हाथों से अपने को बर्बाद किया। आज ममता की भी, इसीलिए तो मैंने बोला ना, ममता ने गलती की, वो केजरीवाल के रास्ते पर चली गई। हेमंत सोरेन देखो बच गया। हेमंत सोरेन के इससे सफाईदार साफ सुथरा ऐसा मैं नहीं मानता, फिर भी आज की सिचुएशन में मुझे निकलना है। आपको अगर सोचना है तो वो सोचना जरूरी है कि मैं कैसे निकलूं। ये पंगा लेने पहुंच गए, फंस गए। उद्धव ठाकरे की क्या हालत है देखा आपने? उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। ज़माना बदलता है ना, देखो अब महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड बोल रहे थे, क्या हुआ? मीडिया वाले ठाकरे ब्रांड से नहीं निकल रहे। लोग तो कब के निकल गए, ये फंसे आए वहां, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आज के पॉडकास्ट के लिए, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।